हेलो स्टूडेंट्स, बेटा टॉपिक जो आज का है सेकेंड यूनिट का रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी से पहले हमने कंजम्पशन की दो तरह की थ्योरीज पढ़ी हुई हैं। हमने एक तो यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ा था और एक इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पढ़ा था। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में और यूटिलिटी एनालिसिस में कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम की कुछ कंडीशंस थी, है ना। जैसे इंडिफरेंस कर्व में कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी ना कि कंज्यूमर कहाँ पर इक्विलिब्रियम में है, जहाँ पर प्राइस लाइन इज चेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व, है ना। वहाँ वो इस ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में है, एक्स कमोडिटी की इतनी क्वांटिटी और वाई कमोडिटी की ओ वाई क्वांटिटी परचेज करता है। यानी कि ये इक्विलिब्रियम की कंडीशंस थी कि कंज्यूमर वो वाला कम्बिनेशन परचेज करता है जहाँ पर प्राइस लाइन इज टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व। यूटिलिटी एनालिसिस में भी कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम की कंडीशंस थी इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी भी, और इन केस ऑफ 2 और मोर देन 2 कमोडिटीज भी कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम की कंडीशंस थी। बट रिवील प्रेफरेंस थ्योरी ने कहा है कि इसकी इम्पोर्टेंट बात है चॉइस रिवील्स प्रेफरेंस। मतलब कि कंज्यूमर परचेजेस ए पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन बिकॉज ही हैज़ प्रेफरेंस फॉर इट। कोई रीज़न नहीं है। मतलब अगर ये कोई प्राइस लाइन है, इस प्राइस लाइन पर इधर एक्स कमोडिटी है, इधर वाई कमोडिटी है, ए बी प्राइस लाइन है, इस पर ये कंज्यूमर अगर पी कम्बिनेशन परचेज करता है तो ये पी कम्बिनेशन पर वो एक्स कमोडिटी की ओ एक्स यूनिट्स और वाई कमोडिटी की ओ वाई यूनिट्स ले रहा है। ये पी पॉइंट उसकी प्रेफरेंस को शो करता है, कोई और रीज़न नहीं है कि कंज्यूमर परचेजेस ए पर्टिकुलर कम्बिनेशन बिकॉज ही हैज़ प्रेफरेंस फॉर इट। चॉइस रिवील्स प्रेफरेंस। क्लियर? ये है, इसीलिए इसको रिवील्स प्रेफरेंस थ्योरी कहा जाता है। क्लियर? इसको एक ये डायग्राम जो बनाई है, मैं इसको दोबारा बना के दिखाता हूँ आपको। इधर हमने एक्स कमोडिटी को लिया है, इधर हमने वर्टिकल एक्सिस पर वाई कमोडिटी को लिया है। ये ए बी प्राइस लाइन है, स्ट्रेट है जी। Suppose he purchases combination P. This point P reveals his preference. तो इसका मतलब है कि कंज्यूमर ने P पॉइंट को प्रेफरेंस दी है, तो इस प्राइस लाइन ए बी प्राइस लाइन पर और इस ट्राइंगल ओ ए बी में सारे कम्बिनेशंस, कोई भी अगर और पॉइंट है यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर भी और पॉइंट है, वो P से इन्फीरियर है। बस क्लियर कि all other points on price line AB or in the triangle OAB are revealed inferior to P। तो ये सारा रीजन जो है वो, इसके बारे में उसको पता है कि ये सारा इन्फीरियर रीजन है, P से इन्फीरियर है। क्लियर? अब P से दो परपेंडिकुलर लगाते हैं, एक इधर को और एक इधर को, Q और R। तो ये सारा रीजन सुपीरियर है, सुपीरियर रीजन इसको बोलते हैं। ये पी से सुपीरियर है क्योंकि इस रीजन में कम से कम एक कमोडिटी की क्वांटिटी बड़ी है। अगर इधर की तरफ है तो सिर्फ एक्स की बड़ी है, वाई की नहीं बड़ी, वाई की कांस्टेंट है। इधर के साइड में जाता है तो वाई की क्वांटिटी बड़ी है, एक्स की सेम है, फॉल किसी की नहीं करी। और इस रीजन में दोनों की क्वांटिटी पी के कंपैरिजन में ज़्यादा है, दोनों कमोडिटीज़ की। तो ये सुपीरियर रीजन है, इसके बारे में पता है कि ये सुपीरियर रीजन है और ये सुपीरियर इन्फीरियर रीजन है अंदर वाला। बट ये इसको जोन ऑफ इग्नोरेंस कहते हैं। जोन ऑफ इग्नोरेंस क्यों? क्योंकि इस एरिया में एक्स पी के कंपैरिजन में एक्स की क्वांटिटी तो बड़ी है, बट वाई की क्वांटिटी पी के कंपैरिजन में वाई की क्वांटिटी जो है वो कम हुई है। तो अब ये नहीं पता कि किसकी क्वांटिटी कितनी बड़ी है, क्वांटिटी एक्स की क्वांटिटी के बढ़ने से सेटिस्फेक्शन कितना बड़ा है और वाई की क्वांटिटी के कम होने से सेटिस्फेक्शन कितना कम हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ये जोन ऑफ इग्नोरेंस है। सिमिलरली ये वाला एरिया भी जोन ऑफ इग्नोरेंस है क्योंकि इसमें भी वाई की क्वांटिटी बड़ी है और एक्स की क्वांटिटी जो इतनी थी पी पॉइंट पर वो कम हुई है। वाई की क्वांटिटी के बढ़ने से सेटिस्फेक्शन बड़ा है, एक्स की क्वांटिटी के कम होने से सेटिस्फेक्शन कम हुआ है। अब पता नहीं सेटिस्फेक्शन में इंक्रीज ज़्यादा हुई है या डिक्रीज ज़्यादा हुई है, इसलिए ये वाला एरिया भी जोन ऑफ इग्नोरेंस है, लाइक दिस। क्लियर? ये रिवील प्रेफरेंस का बेसिक आर्गूमेंट है। अजम्पशंस है रिवील प्रेफरेंस थ्योरी की। पहली अजम्पशन है रैशनैलिटी।
पूरी इकोनॉमिक्स की मेन एजम्पशन होती है रैशनैलिटी मीन्स कंज्यूमर वांट्स टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। कंसिस्टेंसी इन सिलेक्शन, उसका बिहेवियर कंसिस्टेंट है, मतलब अगर किसी समय वो ए कमोडिटी को कहता है ए कम्बिनेशन इज सुपीरियर टू बी, देन एट द सेम टाइम बी कैन नॉट बी सुपीरियर टू ए। ट्रांजिटिविटी मतलब जैसे उसमें था इंडिफरेंस कर्व में, इफ़ ए इज सुपीरियर टू बी एंड बी इज सुपीरियर टू सी, देन A is superior to C. Constant taste and preferences of the consumer. Revealed preference axiom. Revealed preference मतलब choice reveals preference. He purchases a particular combination because he has preference for it. Maximization. कंज्यूमर वो वाला बास्केट ऑफ गुड्स परचेज करेगा जो जहाँ पर उसकी यूटिलिटी मैक्सिमम है। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब इनकम के बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी और इनकम के कम होने से डिमांड कम होगी। सिंगल एक्ट ऑफ चॉइस, उसने ये अजम्पशन ली है कि कंज्यूमर का सिंगल एक्ट ऑफ चॉइस है कि कंज्यूमर बायज ए पर्टिकुलर कम्बिनेशन ऑफ गुड ए, दैट इज कंज्यूमर चूजेज ए पर्टिकुलर कम्बिनेशन मोर फ्रीक्वेंटली आउट ऑफ ऑल्टरनेटिव ओपन्स टू हिम, कि एक ही कम्बिनेशन को वो उसकी प्रेफरेंस को शो करता है, उसी के अकॉर्डिंगली वो चलता है। ठीक है। कंज्यूमर नॉर्मली अपनी जो बास्केट ऑफ गुड्स को चेंज नहीं करता अनलेस कि गुड्स की प्राइसेस को और अट्रैक्टिव अगर बनाया जाए तो। नाउ एप्लीकेशन ऑफ आईसी एनालिसिस, इस रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी की एप्लीकेशंस है कुछ 3 एप्लीकेशंस है। सबसे पहली हम करते हैं डेरिवेशन ऑफ डिमांड थ्योरम, कि इसकी हेल्प से हम डिमांड थ्योरम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। डिमांड यानी कि लॉ ऑफ डिमांड को, जो कि लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है, यही बताता है ना लॉ ऑफ डिमांड कि प्राइस के फॉल करने से डिमांड बढ़ती है एंड प्राइस के बढ़ने से डिमांड फॉल करती है। इस चीज़ को इस रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी में भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। 2 तरह से, फॉल इन प्राइस का के केस में प्राइस ऑफ एक्स फॉल्स, दूसरा प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीजेस। प्राइस ऑफ एक्स के फॉल करने से डिमांड बढ़ती है और प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होती है। तो पहला केस करते हैं। यही वाली ऊपर डायग्राम बनी हुई है ना बेटा, यही वाली डायग्राम मैं बनाता हूँ दोबारा। इधर कमोडिटी एक्स को लिया और इधर हमने कमोडिटी वाई और इनकम को लिया कंज्यूमर की। तो ए बी पहली प्राइस लाइन है। मेरे साथ साथ ना आप बनाना, वीडियो में साथ में कॉपी पेन लेके वीडियो बीच बीच में पॉज कर लिया करो। ये कंज्यूमर पी पॉइंट को चूज़ कर रहा है। दिस पॉइंट रिवील्स हिज प्रेफरेंस, इसका मतलब है इस ए बी प्राइस लाइन पर बाकी सारे पॉइंट्स पी से इंफीरियर हैं। अब कमोडिटी की प्राइस है, अगर प्राइस का देखा जाए, प्राइस है ओ ए बटा ओ बी, ओ ए बटा ओ बी, क्योंकि ओ ए इनकम है। ओ ए इनकम के साथ वो मैक्सिमम ओ बी क्वांटिटी खरीद सकता है, यानी कि मान लीजिए ओ ए इनकम है 50 रुपये और उसके साथ वो 5 पेन खरीद सकता है। ओ बी मतलब 5 पेन, तो प्राइस कितनी होगी 50 बटा 5 यानी कि 10 रुपये, यानी कि ओ ए बटा ओ बी। तो यहाँ पर डिमांड कितनी है ओ एक्स, यहाँ पर ओ एक्स कर दी डिमांड, राइट। अब एक्स की प्राइस फॉल कर गई, नई प्राइस लाइन आ गई ए बी 1। एक्स की प्राइस फॉल करी बट इनकम और वाई की प्राइस सेम रही, तो यहाँ पर उसने डिमांड बढ़ानी है। बट हम ना सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के अकॉर्डिंगली रियल इनकम बढ़ाते हैं, और रियल इनकम बढ़ाने के लिए मनी इनकम ले लेते हैं, तो प्राइस लाइन A1 B2 हो जाएगी। ये A1 B2 उसी पॉइंट से निकल रही है, यानी कि कंज्यूमर अगर चाहे तो वो सेम कम्बिनेशन परचेज कर सकता है, बट वो सेम कम्बिनेशन परचेज नहीं करेगा। वो एक्स कमोडिटी यानी कि रिलेटिवली चीपर कमोडिटी की डिमांड को बढ़ाता है, OP1 और X1। अब प्राइस लाइन है A1 B2, यानी कि प्राइस क्या आ गई OA1 बटा OB2, डिमांड हो गई एक्स की OX1। अब देखो OA से OA1 छोटा है, यानी कि ये न्यूमिनेटर छोटा हो गया और ये डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, तो ये अल्टीमेटली फॉल कर गया
इसके कंपैरिजन में ये कम प्राइस को कम शो कर रहा है, यानी कि प्राइस फॉल करी है और डिमांड OX से बढ़कर OX1 हो गई। तो ये हमने प्रूव कर दिया। इसी तरह से इंक्रीज इन डिमांड का प्राइस का भी है। ये इंक्रीज इन प्राइस का अगर यहाँ पर मैं बनाऊँ तो ये पहली प्राइस लाइन है AB, यहाँ पर कॉम्बिनेशन पे वो कंज्यूमर परचेज कर रहा है, OX क्वांटिटी वो ख़रीद रहा है। अब X की प्राइस बढ़ जाती है, Y की प्राइस सेम रही और इनकम भी सेम रही, तो नई प्राइस लाइन आ गई AB1। अब रियल इनकम कम हो गई है, हम रियल इनकम को कांस्टेंट करते हैं, तो नई प्राइस लाइन रियल इनकम को कांस्टेंट करने के लिए उसको कुछ पैसा दे देते हैं, तो नई प्राइस लाइन ऐसे शिफ्ट कर जाएगी बच्चे, पैरेलल A1 B2। क्लियर? तो यहाँ पर वो सेम पॉइंट से निकल रहा है कि अगर कंज्यूमर चाहे सेम कॉम्बिनेशन परचेज कर सकता है, बट वो सेम कॉम्बिनेशन परचेज नहीं करेगा क्योंकि X की प्राइस बढ़ गई है ना, तो उसने X की क्वांटिटी को कम कर देना है OX1। ठीक है, ये P1। तो यानी कि अगर मैं वैसा टेबल बनाऊं जैसे नीचे दूसरे का बनाया था प्राइस एंड डिमांड का, पहले अगर प्राइस लाइन पहले प्राइस लाइन है AB, पहली प्राइस लाइन है AB, तो प्राइस क्या होगी OA बटा OB, डिमांड हो गई OX1। अब फाइनल प्राइस लाइन आई A1 B2, तो A1 B2 है ना, तो प्राइस क्या होगी OA1 बटा OB2। तो OA1 बढ़ गया है ना OA के कंपैरिजन में, यानी कि न्यूमिनेटर बढ़ गया, डिनोमिनेटर छोटा हो गया, तो ये शो करता है कि पहले के कंपैरिजन में प्राइस बढ़ गई है। ठीक है, तो ये क्योंकि ये OB2 OB से छोटा हो गया, OA1 बड़ा हो गया, तो ये प्राइस में इंक्रीज़ को शो करता है और डिमांड देखो कम हो गई। तो ये हमने लॉ ऑफ डिमांड यानी कि डिमांड थ्योरम प्रूव कर दी। अगला है सेपरेशन ऑफ प्राइस इफेक्ट इनटू इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये हमने इंडिफरेंस कर्व में भी किया था कि जो टोटल प्राइस इफेक्ट होता है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। इस चीज़ को हम लॉ ऑफ डिमांड की हेल्प से इस RP थ्योरी, रिवील प्रेफरेंस थ्योरी की हेल्प से भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये डायग्राम बनाते हैं। Here we take X commodity, vertical axis we take Y commodity, AB प्राइस लाइन है, यहाँ पर कोई कॉम्बिनेशन वो P परचेज कर रहा है और X कमोडिटी की डिमांड है OX। अब X की प्राइस फॉल करती है, Y कमोडिटी की प्राइस सेम रही, तो नई प्राइस लाइन आ गई ये AB1। यहाँ पर P1 इक्विलिब्रियम का पॉइंट आ गया और OX1 आ गया। क्लियर? तो प्राइस के फॉल करने से डिमांड बढ़ गई। ये मूवमेंट फ्रॉम P टू P1 इज कॉल्ड एज टोटल प्राइस इफेक्ट एंड इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू टोटल प्राइस इफेक्ट इज XX1। ये XX1 टोटल प्राइस इफेक्ट है। अब हमने बीच में से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट निकालना है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में रियल इनकम कांस्टेंट रहती है, तो रियल इनकम को कांस्टेंट करने के लिए हम कंज्यूमर से थोड़ी मनी इनकम ले लेते हैं, तो नई प्राइस लाइन नीचे शिफ्ट कर जाएगी और पैरेलल शिफ्ट करके AB1 के पैरेलल शिफ्ट करके A1 B2 हो जाएगी। ये प्राइस लाइन P पॉइंट से पास कर रही है, यानी कि कंज्यूमर को अलाउ किया जा रहा है कि अगर वो चाहे वो सेम कॉम्बिनेशन परचेज कर सकता है, बट वो सेम कॉम्बिनेशन परचेज नहीं करेगा, वो रिलेटिवली चीपर कमोडिटी यानी कि X कमोडिटी की डिमांड को बढ़ा देगा और रिलेटिवली कॉस्टलियर कमोडिटी यानी Y कमोडिटी की डिमांड को कम कर देगा। इसलिए प्राइस लाइन में इक्विलिब्रियम यहाँ पर आएगा OX2। तो P टू P2 तक की मूवमेंट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है एंड इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज XX2। इनकम जो उससे वापस ली थी उसको वापस कर दे तो वो P2 से P1 चला जाएगा, तो P2 टू P1 जो है वो इनकम इफेक्ट है। X और इनकम इफेक्ट के कारण डिमांड बढ़ी X2 X1।
तो इस ढंग से वी हैव सेपरेटेड प्राइस इफेक्ट इनटू इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। थर्ड इम्पॉर्टेंट उनकी इसकी इम्प्लीकेशन है डेरिवेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व ऑफ द कंज्यूमर, है ना। हम इंडिफरेंस कर्व को इसकी हेल्प से प्रूव कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, जो कि इंडिफरेंस कर्व हमें पता है इस तरह का होता है। इधर एक्स कमोडिटी है, इधर वाई कमोडिटी है, ये आईसी प्राइस इंडिफरेंस कर्व है। ये दो कमोडिटीज़ के अलग अलग कम्बिनेशन को शो करता है जिनसे कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है। ये इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग ही है, ये सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है। अब अगर हमने इस रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी में इंडिफरेंस कर्व को बनाना हो ना, तो कैसे बनेगा, कहाँ पर इंडिफरेंस कर्व आ सकता है। इधर एक्स कमोडिटी, इधर वाई कमोडिटी, ये ए बी प्राइस लाइन है, ये पॉइंट उसने चूज़ किया, इसके बारे में पता है ये इन्फीरियर रीजन है, यानी कि यहाँ पर सेटिस्फेक्शन कम है, और ये इसके ऊपर वाला रीजन सुपीरियर रीजन है, मतलब यहाँ पर सेटिस्फेक्शन पी के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो अगर इंडिफरेंस कर्व हमने ड्रॉ करना है पी पॉइंट से, तो वो इस एरिया में भी एंटर नहीं करेगा, क्योंकि ये यहाँ पर इक्वल यूटिलिटी, इक्वल सेटिस्फेक्शन को शो नहीं करता। इधर भी एंटर नहीं करेगा, क्योंकि ये एरिया भी इक्वल सेटिस्फेक्शन को शो नहीं करता। तो इसलिए इंडिफरेंस कर्व का एक ही ऑप्शन है कि वो इधर ही आएगा, क्योंकि ये जोन ऑफ इग्नोरेंस होता है, ये वाला एरिया भी और ये वाला एरिया भी। यहाँ पर सेटिस्फेक्शन ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। यहाँ पर भी सेटिस्फेक्शन पी के कंपैरिजन में बराबर भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ तो श्योर है ना कि ज़्यादा ही है और यहाँ पी से कम ही है, तो इसलिए इंडिफरेंस कर्व इस एरिया में भी एंटर नहीं करेगा और इस एरिया में भी एंटर नहीं करेगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है कि अगर हम यहाँ रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी में इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं तो यही इस एरिया में ही कहीं पर वो एंटर कर सकता है। क्लियर? तो ये देखिए, ये हमने वही वाली डायग्राम जो मैंने आपको यहाँ पर समझाई है ना बच्चे, वो इधर बनी हुई है। क्लियर? इंडिफरेंस कर्व इस जोन ऑफ इग्नोरेंस में ही आएगा, ये इंडिफरेंस कर्व। नाउ अब प्रॉब्लम ये है कि इंडिफरेंस कर्व एग्जैक्ट नहीं आया, है ना। कोई हो सकता है कि हमने इंडिफरेंस कर्व यहाँ बनाया, तो अगर कोई चाहे यहाँ पर भी तो बन सकता है, यहाँ पर भी बन सकता है, आना जोन ऑफ इग्नोरेंस। तो अगर इंडिफरेंस कर्व की एग्जैक्ट पोजीशन देखना चाहते हैं ना, तो हमें इस देखना पड़ेगा इन जोन ऑफ इग्नोरेंस जो इतना बड़ा है ना, इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। मतलब इसमें से देखना पड़ेगा, कुछ एरिया को निकालना पड़ेगा कि जो जोन ऑफ नॉलेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब हम जोन ऑफ इग्नोरेंस में से कुछ एरिया जोन ऑफ नॉलेज में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि इससे सुपीरियर या इन्फीरियर फाइंड कर लेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा इंडिफरेंस कर्व की एग्जैक्ट पोजीशन पता लगती जाएगी। तो उसके लिए दो मेथड है, बाय फाइंडिंग द रीजन विच इज़ सुपीरियर टू पी, कि देखो जाए कि पी इसमें से, इस एरिया में से पी में से सुपीरियर कौन सा है और दूसरा पी से इन्फीरियर कौन सा है। तो पहला बाय फाइंडिंग द रीजन विच इज़ सुपीरियर टू पी, पी से सुपीरियर रीजन देखते हैं। तो पी से सुपीरियर रीजन के लिए क्या किया, मैं डायग्राम यहाँ पर दोबारा बना देता हूँ आपको। इधर एक्स कमोडिटी ली, इधर बेटा हमने वाई कमोडिटी ली, ये ए बी प्राइस लाइन है। पी कॉम्बिनेशन को चूज़ किया था उसने, ये सारा रीजन ऊपर वाला सुपीरियर है, ये इन्फीरियर है। क्लियर? अब ये जोन ऑफ इग्नोरेंस था, इतना बी पी आर के बीच वाला एरिया और क्यू पी ए के बीच वाला जोन ऑफ इग्नोरेंस है, बड़ा है एरिया, तो इसको रिड्यूस करना है हमने। तो एक पहले हम प्राइस लाइन एक और बनाओ, यहाँ से एक प्राइस लाइन बनाई A1 B1। अब इस A1 B1 पर ये पॉइंट लो एक P1 से परपेंडिकुलर एक
ड्रॉ करते हैं इधर और एक इधर, इसको नाम दे दिया R1 और इसको नाम दे दिया Q1, दिस इज़ पॉइंट K1। अब ये जो एरिया है ना Q1 P1 K1 Q, ये P1 से सुपीरियर है, ठीक है ना, क्योंकि उसके ऊपर है, राइट। और ये P1 इज सुपीरियर टू P, क्लियर, मतलब दिस एरिया इज सुपीरियर टू P1 एंड P1 इज सुपीरियर टू P, देयरफॉर दिस एरिया इज सुपीरियर टू P। मतलब पता चल गया उसमें से कि ये एरिया P से सुपीरियर है, क्लियर, ये लिखा भी हुआ है Q1 P1 K1 Q, Q1 P1 K1 Q इज सुपीरियर टू P1 एंड P1 इज सुपीरियर टू P। तो इस तरह से इतना जोन ऑफ इग्नोरेंस जोन ऑफ नॉलेज में कन्वर्ट हो गया कि पता चल गया कि ये एरिया P से सुपीरियर है, तो इंडिफरेंस कर्व इधर नहीं आ सकता। सिमिलरली इधर की साइड में भी देखते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ से एक नया प्राइस लाइन ड्रॉ करी A2 B2, यहाँ पर कोई पॉइंट लिया P2, P2 से परपेंडिकुलर R2 Q2 एंड K2। ये एरिया भी P2 से सुपीरियर है और P2 इससे सुपीरियर है, तो इस ढंग से ये इतना एरिया और जोन ऑफ इग्नोरेंस से जोन ऑफ नॉलेज में कन्वर्ट हो गया, ये यहाँ पर मेंशन्ड भी है, क्लियर। तो इस ढंग से हमने जोन ऑफ इग्नोरेंस को जोन ऑफ नॉलेज में कन्वर्ट कर लिया। सिमिलरली फाइंडिंग द रीजन विच इज़ इन्फीरियर टू P, P से इन्फीरियर वाला रीजन भी फाइंड करना है। उसके लिए फिर मैं यहाँ पर ये डायग्राम बनाता हूँ, इधर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर x कमोडिटी, वर्टिकल एक्सिस पर y कमोडिटी, AB प्राइस लाइन है, ये यहाँ पर परपेंडिकुलर P पॉइंट चूज़ किया था, P Q एंड R, राइट। अब एक प्राइस लाइन नहीं बनाई हमने, ये AB थी ना पहली प्राइस लाइन, अब यहाँ पर A1 B2 प्राइस लाइन बनाई, यहाँ पर लिया पॉइंट P1। अब दिस एरिया इज इन्फीरियर टू P1, क्योंकि ये प्राइस लाइन अगर A1 B1 प्राइस लाइन पर कंज्यूमर ने P1 को चूज़ किया है ना, तो इस प्राइस लाइन पर बाकी सारे पॉइंट्स P1 से इन्फीरियर हैं, तो दिस एरिया इज़ इन्फीरियर टू P1 एंड P1 इज़ इन्फीरियर टू P, क्योंकि इस A1 AB प्राइस लाइन पर सारे पॉइंट्स P से इन्फीरियर है ना, तो एरिया जो है A1 A P1 इज़ इन्फीरियर टू P1 एंड P1 इज़ इन्फीरियर टू P। तो ये एरिया कन्वर्ट हो गया जोन ऑफ इग्नोरेंस से जोन ऑफ नॉलेज में कि ये इन्फीरियर है। सिमिलरली एक और पॉइंट यहाँ से लेकर A2 B2, यहाँ पर पॉइंट लिया हमने P2। अब ये वाला एरिया जो है वो P2 उससे इन्फीरियर है और P P2 से इन्फीरियर है, यानी कि ये जो एरिया है ना B2 P2B, B2 P2B इज़ इन्फीरियर टू P2 एंड P2 इज़ इन्फीरियर टू P। तो इतना एरिया भी जोन ऑफ इग्नोरेंस से जोन ऑफ नॉलेज में कन्वर्ट हो गया, इंडिफरेंस कर्व इधर नहीं आएगा। तो इस ढंग से अगर हम और प्राइस लाइन बनाते जाएंगे तो और जोन ऑफ इग्नोरेंस जोन ऑफ नॉलेज में कन्वर्ट होता जाएगा, है ना। जैसे मैं दोबारा इसको आपको ये बना के दिखाता हूँ, ये देखिए, ये था ना हमारी प्राइस लाइन P Q R, ये तो जोन ऑफ नॉलेज था, इंडिफरेंस का इधर नहीं आ सकता। ये इंडिफरेंस का इतना सारा एरिया ऊपर भी और नीचे भी इग्नोरेंस था ज़्यादा है, तो हमने पहले क्या किया, उसमें से इतना एरिया कन्वर्ट कर दिया जोन ऑफ नॉलेज में, ये वाला भी सुपीरियर रीजन जोन ऑफ नॉलेज में आ गया, तो एरिया कम हो गया, और इन्फीरियर वाला फाइंड करके इसको भी जोन ऑफ इग्नोरेंस से जोन ऑफ नॉलेज में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि इंडिफरेंस कर्व इधर भी नहीं आ सकता, इसी तरह से इंडिफरेंस कर्व इधर भी नहीं आ सकता, तो एरिया जोन ऑफ इग्नोरेंस का कम हो गया, यानी कि आईसी की पहले के कंपैरिजन में और एग्जैक्ट पोजीशन पता लग गई। इसी तरह से और प्राइस लाइन ड्रॉ करके और एरिया को हम इग्नोरेंस से नॉलेज में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। तो आईसी की
और एग्जैक्ट पोजीशन आती जाएगी। तो इस ढंग से ये उसकी एप्लीकेशन है। बाकी ये वाले 2 क्वेश्चन बुक में से बेटा अपने आप देख के कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच।